आज की वीडियो में बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की ज़िंदगी के बारे में। वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, अफ्रीका में कैसे पहुँचे, अफ्रीका में कितने वक्त के लिए वहाँ पर रहे और फिर जब इंडिया में आए तो नेशनलिज्म की जो वेव चल रही थी उसको किस तरीके से लीड किया। इंडिया जो है इसको नेशनल हीरो के तौर पे देखता है। सो इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक डिटेल जो डॉक्यूमेंट्री है वो हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 2 इन 1869 और इसको रिकग्नाइज किया जाता है एज प्रीएमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, कि वो जो उस टाइम नेशनलिज्म की वेव थी उसका एक अहम किरदार था, उसका एक अहम लीडर था गांधी। उसकी अर्ली लाइफ और उसके अर्ली इन्फ्लुएंसेस को भी डिस्कस करेंगे कि जब वो बाहर पढ़ रहे थे तो कौन-कौन से फ़िलॉसफ़र्स थे जिनसे वो इंस्पायर थे, कौन-कौन से ऐसे लोग थे जिनकी राइटिंग से वो इंस्पायर थे। दैट वाज़ द रीज़न कि वो इस तरह के प्रिंसिपल्स के ऊपर बिलीव करते थे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बिलीव करते थे, इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करते थे और जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, उनके लिए वो लड़ा करते थे, एहतजाज किया करते थे। इन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, इसको भी हमने डिस्कस करना है क्योंकि 1888 से 1891 तक ये इंग्लैंड में मौजूद होते हैं, लॉ पढ़ते हैं और उसके बाद से इनकी जॉब हो जाती है अफ्रीका में 1893 में। और फिर थ्रू आउट हिज लाइफ इन्होंने डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ दी, सत्याग्रह की पॉलिसी दी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, इसके अलावा अहिंसा की पॉलिसी दी। ना सिर्फ इन पॉलिसी को सामने रखा बल्कि इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी ही वाज़ इन्वॉल्व्ड, सोशल रिफॉर्म्स में भी ही वाज़ इन्वॉल्व्ड, नॉन वायलेंट जितनी कैंपेन्स थी चाहे इंडिया में 1920 में, 22 में, 1930 में, 34 में, 1940 में, 42 में, वहाँ पर भी ये इन्वॉल्व थे। इवन ही वाज़ इन्वॉल्व्ड कि ही वांट टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, यानी कि जो दलित्स हैं जिनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता है इंडिया में, भारत में, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की। सो ये प्रमोट करते थे रूरल एजुकेशन को, इनकरेज करते थे इक्वालिटी को। इंडिपेंडेंस में जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। दिस इज़ द रीज़न कि ही इज़ द पर्सन हु लव्ड एंड रिवर्ड। इतना ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट इस वजह से भी दी जाती है, लेकिन फाइनली फिर असैसिनेट कर दिया जाता है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को। सो ये तो एक ओवरव्यू था। तो अब ज़रा मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँ तो अर्ली लाइफ की जैसे मैंने बात की कि ये इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में पैदा होते हैं। उनके जो फादर थे, नॉट जस्ट ही वाज़ चीफ मिनिस्टर बट ही वाज़ आल्सो द स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। इनकी जो वालदा थी उनमें रिलीजियस इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा थी और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अक्सर शी यूज्ड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डीपली शी यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो वो जो अपब्रिंगिंग थी वहीं से ही ये सारी चीज़ें गांधी में एग्जिस्ट करती हैं और यही वजह है कि वो जो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल है जिसकी मैं बात कर रहा था, अहिंसा, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं किया जाएगा। अगर कोई आपकी कोई डिमांड है गवर्नमेंट से तो उसको इल्लीगल मीन्स के थ्रू नहीं, यानी कि कुछ ऐसे मीन्स नहीं अडॉप्ट करने जिनको लॉ अलाउ ना करता हो, जिसके थ्रू किसी के खिलाफ वायलेंस हो रहा हो, जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स को तकलीफ हो रही हो। सो अहिंसा की पॉलिसी जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि अपब्रिंगिंग इस तरह की थी, क्योंकि रिलीजियस जो अफिलिएशन है वो इनमें भी थी। रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें गांधी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। सो उसमें ये होता है कि कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो आपको वायलेंस के प्रिंसिपल तो नहीं ना सिखा रहा होता, वो ये तो नहीं आपको सिखा रहा होता कि आपने किसी के खिलाफ वायलेंस करना है, मारपीट करना है, किसी के हकूक़ आपने खा जाने हैं। इस तरह की चीज़ें तो टीच नहीं करता किसी भी तरह का रिलीजन। सो ये सारी चीज़ें जो थी ये इटर्नल थी उनके अंदर और वो कहीं न कहीं उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके पेरेंट्स से जो है वो उनमें आई थी। एजुकेशन लंदन में जैसे मैंने बताया कि उन्होंने हासिल की और लॉ किया था उन्होंने लंदन से। अच्छा, इसके साथ-साथ जब ये वहाँ पर मौजूद थे गांधी इन यूरोप, सो ही मेट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट एंड द इंटेलेक्चुअल फिगर्स और कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, एक्सपोज़र है, वो काफ़ी अफ़ेक्ट करता है आपको। सो गांधी को भी उस इन्वायरमेंट ने, उस एक्सपोज़र ने किसी हद तक अफ़ेक्ट किया। यानी कि जब वहाँ पर ये थे तो ही मेट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है?
और उसके अलावा जो एनी बेसेंट हैं। सो इस तरह की ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके साथ जो मुलाकातें थीं गांधी की, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी गांधी की पर्सनैलिटी को, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो चीज़ें गांधी में रहीं। ना सिर्फ़ उन लोगों के साथ इनका एक्सपोज़र था, बल्कि गांधी वाज़ इवन एक्सपोज़्ड टू द बाइबल और बाकी जो रिलिजन्स हैं, उनको पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर रही थी, और यही वजह थी कि उसकी गांधी की पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट भी करती थी। जब ये साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ पर इनकी अर्ली एक्टिविज़्म जो है वो शुरू होती है। 1893 से 1894 तक अगर आप देखें, तो 1893 में ही टूक अ जॉब इन इंडियन लॉ फर्म इन साउथ अफ्रीका, और वहाँ पर जाते ही फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपॉन अराइवल। और उसके बाद वहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गांधी को फेस करना पड़ी, उसी वजह से इन 1894 द नताल इंडियन कांग्रेस वाज फाउंडेड टू फाइट फॉर द इंडियन राइट्स। कि जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही थी इंडियंस को अफ्रीका में, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस इनइक्वालिटी को, उन डिफरेंसेस को फेस करने के लिए, डील करने के लिए इन्होंने एक जो नताल इंडियन कांग्रेस थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। ये दिस वाज़ द यूनिफाइड वॉइस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, जो कि वहाँ पे उस टाइम साउथ अफ्रीका में रह रही थी। अच्छा, इसके साथ-साथ इन्होंने वो जो इश्यूज़ थे, जो ये डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ थे, वो इन्होंने गवर्नमेंट के सामने हाइलाइट किए, लेजिस्लेचर के सामने, प्रेस के सामने, और वहीं से इनको जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है गांधी को, वो मिलना शुरू हो जाती है। लाइक दैट वाज़ द टाइम ही कॉट द अटेंशन ऑफ द मेजर न्यूज़पेपर, आई वुड से मेजर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, जिसमें आपको पता है कि द टाइम्स लंदन जो है वो शामिल था इसमें। बिसाइड ऑफ दिस द स्टेट्समैन एंड इंग्लिशमैन, जो कि कलकत्ता का था, वो शामिल था इसमें। एंड आफ्टर दैट गांधी ने वहाँ पर भी कुछ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू की, जिसको आप सत्याग्रह कहते हो, यानी कि ट्रुथ फोर्स। आपने वायलेंट वे में कभी भी किसी गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करना। अगर आपने रेजिस्टेंस करनी है, अगर आपने प्रोटेस्ट करने हैं, दे मस्ट बी पीसफुल, वो वायलेंट नहीं होने चाहिए, जिससे कोई दूसरा अफेक्ट ना हो, जिससे कोई आपका शहर अफेक्ट ना हो। आपने इस तरह की तबाही नहीं फैलानी है, आपने बिल्कुल पीसफुल रहना है। यानी कि अगर आपने लॉ को डिफाई करना है, अगर कोई ऐसा लॉ है जो आपके अगेंस्ट है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करना चाह रहे हो, तो आपने उसको वायलेंस के बगैर चैलेंज करना है। सो इस तरीके से जो गांधी है वो चीज़ों को डील किया करता था। इनजस्टिस को आपने रेजिस्ट लाजमी करना है, बट विद द डिग्निटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। आपने पूरे शहर को जो है तबाह नहीं करना प्रोटेस्ट कॉल करके या फिर इश्तियाल अंगेज़ी फैला के। सो उसका नतीजा यही निकलता है कि वो जो मोमेंट थी, गांधी ने फ्रीक्वेंटली जो है उसको इम्प्रिजन किया जाता था, गांधी को अफ्रीका में भी, ड्यू टू दीज पॉलिसीज़। और ना सिर्फ गांधी को, बट इवन थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस इम्प्रिजन एंड फ्लॉग्ड, और कुछ लोग तो मार भी दिए जाते थे। सो इस तरह की स्ट्रगल गांधी ने अफ्रीका में भी लीड की, बट इवेंचुअली इन 1915 ही रिटर्न टू इंडिया। और जब साउथ अफ्रीका में से वो वापस आते हैं, तो यहाँ पर आके एक पॉलिटिकल राइज जो है होता है गांधी का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होती है 1919 से 1924 तक, जिसमें फुली पार्टिसिपेट किया जाता है गांधी की तरफ से। गांधी 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि एक लीडिंग जमात थी बरसगीर की, उसका लीडर बन जाता है, उसको रूल करता है। और जब वो लीडर बन जाते हैं, तब भी गांधी का एम यही था कि ही वांट टू यूनाइट एवरीवन। वो सोशल क्लासेस जो है उनके ऊपर बिलीव नहीं करता था। वो जो रिलीजियस डिवीजन्स हैं उनके ऊपर गांधी जो है वो बिलीव नहीं करता था। और इवन चाहे वो हिंदू मुस्लिम्स कम्युनिटी भी थी, तो उनके दरमियान भी कुछ एफर्ट्स की गई ताकि इनके दरमियान भी पीस हो सके। 1920 में, जैसे मैंने बताया, ही लॉन्चेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके तहत गांधी ने कंप्लीट बाइकआउट करना शुरू कर दिया चीज़ों का। ब्रिटिश गुड्स का इसने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश कोर्ट्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिसेज का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। सो अगेन यहाँ पर आपको कहीं तबाही, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर आपको एक पीसफुल वे में जो है एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, जहाँ पे गांधी रेजिस्ट कर रहे हैं उस कॉलोनियल माइंडसेट के अगेंस्ट और उन कॉलोनियल लीडर्स के अगेंस्ट, जो कि हमारे बरसगीर के ऊपर ना सिर्फ आते हैं, बल्कि यहाँ पर आके लूट मचाते हैं। और वो लूट जो है
प्लंडरिंग करके वो अपने मुल्क में ले जाते हैं और अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लेते हैं, जबकि जो बरसगीर की इकॉनमी थी वो डूबती चली जा रही थी, जो बरसगीर में जो ह्यूमन डेवलपमेंट थी वो जो है डूबती चली जा रही थी। सो इस तरीके से गांधी जो है उस सारी मूवमेंट को लीड करते हैं, बाइकआउट करते हैं 1920 में, और इसी बाइकआउट मूवमेंट की ही वजह से गांधी अगेन फेस्ड इम्प्रिजन। उसको 1922 से 1924 में ये जो उसकी एक्टिविज़्म थी उसकी वजह से दोबारा से उसको जेल में भेजा जाता है, और फिर 1930 में वो जब बाहर आ जाते हैं तो फिर साल्ट मार्च जो प्रोटेस्ट है उसको वो लीड करते हैं। और इन सारे प्रोटेस्ट्स के थ्रू किसी हद तक ब्रिटिशर्स वर एग्रीड टू कोऑपरेट, किसी हद तक दे वर एग्रीड, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उस टाइम डिवीजन थी। कुछ लोग थे जो गांधी की अहिंसा की पॉलिसी के साथ जो है बिल्कुल एग्री नहीं करते थे, कुछ लोग थे जो कि ज़ाहिर रेवोल्यूशनरी थे, रेजिस्टेंस के थ्रू, वॉर के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, एंगर के थ्रू जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली द फिलॉसफी ऑफ गांधी वाज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि इवैल्यूएट करना है तो इवैल्यूएट करना वुड बी डिफ़िकल्ट कि कौन सही था और कौन गलत। खैर गांधी जब रिलीज़ हो जाते हैं फिर साल्ट प्रोटेस्ट जो है उसको वो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद भूख हड़ताल जो है प्रोटेस्ट के दौरान भूख हड़ताल भी किया करते थे गांधी, उसके थ्रू भी लोगों को कन्विंस उस टाइम की गवर्नमेंट को वो कन्विंस करने की कोशिश करते थे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी की तरफ से शुरू की जाती है 1942 से 1944 तक, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, और ब्रिटिशर्स जो थे वो वहाँ पर अच्छे खासे इन्वेस्ट हो चुके थे, इकोनॉमिकली क्रिपल्ड हो चुके थे। सो गांधी क्या करते हैं, गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो गांधी ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था 1934 में, 1934 में, लेकिन वो दोबारा वापस आते हैं और फिर पॉलिटिक्स को संभालते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट कंटिन्यू की जाती है सो दोबारा से ब्रिटिशर्स जो है इनको जेल में डाल देते हैं। सो गांधी के अगर बारे में हम बात करें तो गांधी जो था वो एक सिविल राइट्स लीडर के तौर पे भी आप उसको देख सकते हो। ही वॉज लॉयर, ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड ही वॉज एक्टिविस्ट. He was activist for India's independence, and he was the activist for the social justice of the Indian community, of the Indian minority community, जिसकी वजह से गांधी को इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो हासिल थी। और ये जो आपने अहिंसा या फिर ये सत्याग्रह की जो पॉलिसीज़ थी वो इस वजह से थी क्योंकि गांधी खुद इन चीज़ों का शिकार थे, गांधी खुद इन चीज़ों को फेस कर रहे थे जब से वो पैदा हुए थे या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने अगर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे तो वो इस वजह से थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में जितना उन्होंने वक्त गुजारा वहाँ पे वो यहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस कर रहे थे। जब उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता था तो उनको कहा जाता था पगड़ी रिमूव करो, और ये वो चीज़ें थी जो गांधी की लाइफ का पार्ट थी। दैट वाज द रीज़न कि गांधी इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि गांधी वाज बिटन फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव अप स्पेस टू दी वाइट पैसेंजर, कि ये चीज़ें जो है इवन अमेरिका में भी एग्जिस्ट करती थी कि जो ब्लैक्स हैं उनको बसों में बैठने की जगह नहीं दी जाती थी और जो वाइट्स होते थे उनको बैठने की जगह दी जाती थी। इसी चीज़ का शिकार जो है वो गांधी भी रहे जब अफ्रीका में वो थे। इसके अलावा इवन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द होटल्स फॉर द यूरोपियंस ओनली, यानी कि जब वो यूरोप में थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स थे जहाँ पे सिर्फ जो यूरोपियंस थे, जो वाइट्स थे, जो गोरे थे वो अलाउ थे, और वहाँ पर भी गांधी वाज डिनाइड एंट्री, उनको जो है एंटर नहीं होने दिया गया। सो ये सारी चीज़ें, ये जो पर्सनल अवेकनिंग है, ये जो सच बोलने की सलाहियत है, ये जो इक्वालिटी का ख्वाब है, वो इस वजह से आया गांधी में क्योंकि गांधी खुद ये सारी चीज़ें जो है वो फेस कर रहा था। यही वजह थी कि उसने जो है इन इनजस्टिस के अगेंस्ट ग्लोबली लिखना शुरू किया, आवाज़ उठानी शुरू की, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को जो है और ट्रूथ एंड डिग्निटी को जो है उसने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। और 1920 से 1947 तक, ज़रा 1947 में इंडिपेंडेंस हो जाती है जिसमें पाकिस्तान भी बनता है और फिर इंडिया भी बनता है। उस इंडिपेंडेंस में भी अच्छा खासा रोल प्ले किया गांधी ने। अच्छा, अगर हम गांधी की लेगेसी की बात करें तो उसको आप ऐसे ही देख सकते हो कि ही वाज द फादर ऑफ नेशन। इंडिया में उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और नॉन वायलेंट एक्टिविज़्म की जब भी बात होगी तो गांधी को जो है वो कोट किया जाता है। जब रिलीजियस टॉलरेंस की बात होगी तो गांधी को जो है वो कोट किया जाता है। जब कभी किसी ऐसी एफर्ट्स की बात होंगी जहाँ पर
डाइवर्स कम्युनिटीज़ को यूनिफ़ाई करने की एफ़र्ट की जा रही होगी, तो तब भी आप गांधी का ज़िक्र जो है लाज़मी सुनेंगे, क्योंकि गांधी प्लेड अ रोल कि किस तरीके से जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं उनको भी वो यूनिफ़ाई करने की एफ़र्ट्स करते थे। और इनको जो ग्लोबल आइकन ऑफ पीस एंड जस्टिस के तौर पे देखा जाता है, प्रीचर ऑफ पीस एंड जस्टिस के तौर पे भी गांधी को देखा जाता है। अगर कोई कहे कि हमारे पास लेसन्स क्या हैं, इंडियन लीडरशिप के लिए क्या लेसन्स हैं, या फिर ओवरऑल ग्लोबली क्या लेसन्स हैं जो कि एक इंसान गांधी की ज़िंदगी से हासिल कर सकता है। पहला जो लेसन है वो तो ये है कि पावर ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि पावर ऑफ अहिंसा। गांधी ने प्रूव किया कि जो चेंज है लाज़मी नहीं वो वायलेंस के साथ है, चेंज जो है वो नॉन वायलेंस के साथ भी आ सकता है। चेंज जो है वो डायलॉग के साथ भी आ सकता है, पेशेंस के साथ भी आ सकता है, रादर देन एग्रेशन। सो जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके पास भी ये लेसन है कि वो एग्रेशन की बजाय पीसफुल टॉक्स एंड नेगोशिएशंस के थ्रू भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा एथिकल एंड मोरल लीडरशिप के हवाले से भी लोग उनसे लेसन हासिल कर सकते हैं, जो उनकी सच बोलने की सलाहियत थी, लाइक इंटेग्रिटी एंड ट्रुथ वाज द सेंट्रल टू हिज लाइफ। वहाँ से भी कुछ लेसन्स जो है वो लर्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंप्लिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी गांधी में, बट बिसाइड ऑफ द सिंप्लिसिटी ही वाज अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड मैन। एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का आइडिया भी उन्होंने दिया कि चाहे वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर छोटी ज़ात के लोग हों, तो वहाँ पर ही ट्राइड टू प्रमोट सोशल हार्मनी। लेकिन इसी के साथ साथ he also convinced the leaders कि you must empower the marginalized community in your state। और ये चीज़ें, ये लेसन्स आजकल के लीडर्स को लर्न करने चाहिए, क्योंकि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसमें सारी चीज़ें ना सिर्फ ये छोटी ज़ातें फॉल करती हैं, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट फॉल करती है, इक्वालिटी फॉल करती है। बिसाइड ऑफ दिस पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स का लेसन भी उन्होंने दिया, यानी कि लोगों को इन्वॉल्व किया कि हर तरह के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। जो ऑर्डिनरी मैन है वो उसका भी एक से होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। सो इस तरह के लेसन्स हैं जो कि एक कॉमन मैन जो है वो लर्न कर सकता है कि गांधी की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या-क्या सबक मौजूद है। और ये सबक बेसिकली ज़रूरी है आजकल के इंडियन लीडर्स के लिए, क्योंकि आजकल वायलेंस को जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। जो एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो तो काफ़ी हद तक वीक हो चुकी है, क्योंकि आजकल का इंडिया बिल्कुल वैसा इंडिया नहीं है जैसा इंडिया हुआ करता था गांधी के दौर में, या फिर गांधी ने जैसा इंडिया ड्रीम किया था। सो आजकल एक्सट्रीमिज़म है, नेशनलिज्म की वेव भी है, कुछ पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो ट्रुथ एंड इंटेग्रिटी को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, बल्कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। सो आजकल का इंडिया जो है वो गांधी की ज़िंदगी से काफ़ी सारे लेसन्स जो है वो सीख सकता है, लर्न कर सकता है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि इवन बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा लेसन जो है गांधी की ज़िंदगी में मौजूद है।